नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मन कर सकते हैं। आज मैं आपको AIB जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसका वो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको रिवीजन में तो मदद करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ द jurisprudence हैज़ ए एक्सपर्टियल jurisprudence एंड सेंसोरियल jurisprudence। तो इसका जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी? इसका इसका आंसर है बेंथम ने। ओके। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब द jurisprudence हैज ए लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन। इसको एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा गया? तो ये जूलियस स्टोन ने। तीसरा है फिक्शन थ्योरी रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट, कि फिक्शन थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो यह है लीगरी पर्सनैलिटी से। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वास इनएक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ क्लेम, यानी कि जब किसी हम अपील करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, तो ये किस में आता है? तो ये आता है सेक्शन 172 में। ओके। नेक्स्ट द अमेंडमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट इन 1994 कंपनसेशन इन केस ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन, कि कितना उसको कंपनसेशन मिलेगा? तो ये है 50,000। नेक्स्ट है अंडर द विकारियस लाइबिलिटीज जो है, फर्स्ट है ज्वाइंट, सेवरल या फिर बोथ एंड ANC। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ A and B। नेक्स्ट है टोट इन केस ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिफेमेशन की सेक्शन किस में डिफाइंड है। क्या एक इंटेंशन जरूरी नहीं है, या क्या एक इंटेंशन जरूरी है, या फिर इसका आंसर बी या सी होगा? इसका आंसर होगा कोई इंटेंशन जरूरी नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस। तो एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो जो हमारा एडवोकेट इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 में। ओके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग हैज एक्स ऑफिसर मेंबर। तो बार काउंसिल के इंडिया जो बनते हैं एक्स ऑफिसर मेंबर, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में के होते हैं, या बोथ A and B। इसका आंसर है बोथ A and B। नेक्स्ट है इंडियन बार कमेटी वाज द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट टाइम अंडर द चैंपियनशिप ऑफ सीरीज अवार्ड इन द ईयर। तो हमारा जो ये सर अवार्ड होता है ईयर में, वो कौन सी ईयर में होता है? तो इसका आंसर है डी, 1923 में। ओके। द पावर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर द एडवोकेटेड एक्ट प्रोवाइडेड अंडर, ये किस एक्ट में आता है? तो ये हमारे आता है सेक्शन 42 में। ओके। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वाज इस्टेब्लिश। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन ये हमारी इस्टेब्लिश हुई है 1996 में। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेक्स एबिलिटरी मीन्स। तो इसका मीन्स लेक्स एबिलिटरी मीन्स होता है आर्बिट्रेरी ट्राइब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन अप्लाई बाय द सिंगापुर। जो ये आर्बिट्रेरी का कंसेप्ट है ये हमने सिंगापुर से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्बिट्रेशन कॉन्फरेंशन एक्ट वास इन एक्ट। ये हमारा एक्ट ये कब हुआ था इनएक्ट? तो ये हुआ था हमारा 1996 में। ओके। नेक्स्ट है द सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेट एक्ट टेकन अबाउट, ये क्या बताता है? तो ये हमारी बताता है कैपेसिटी ऑफ द पावर। ओके। एंड नंबर ऑफ द पावर इसका सही आंसर होएगा। ओके। नेक्स्ट इज द सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद कठिया बाय गर्ल मैरिज इज वाइड वैलिड वॉइड इरेगुलर नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका आंसर होगा वैलिड। ओके। नेक्स्ट द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड अपॉन द विच स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो इसका आंसर होएगा हमारा मलिकी स्कूल। ओके।
नेक्स्ट है अंडर द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ए फीमेल हिंदू हैज़ कैपेसिटी टू द टेक द सन ऑफ द डॉटर इन adoption agar she is not married, she is married, she is a window widow and has no son daughter but was the widow daughter in law and she cannot adopt a all. तुम्हारा इसका आंसर होगा ए, शी इज़ नॉट मैरिड. ओके. नेक्स्ट है ए चाइल्ड बोर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर द हिंदू लॉ. तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे legitimate. Okay. Next is the father of which leader has been deputy prime minister of India. तो जो फादर है इसका हमारा इसका आंसर होगा बी, मिस्टर मीरा कुमार. ओके. हु हु वाज द constitutional advisor of the कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे श्री CN राव. ओके. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया बेस्ड अपॉन. तो इसका आंसर होगा दोस्त इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन. ओके. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ, सॉरी इन इन्वायरमेंट. तो इसका आंसर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फंडामेंटल ड्यूटीज है. ओके. तो इसका जनरली जो आंसर वो है बोथ बी एंड सी. ओके. द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द हमारी यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट से है या कॉन्करेंट से है. तो सीधी सी बात है कॉन्करेंट लिस्ट है. विल the interpreting the face of the equality before the law and contained in the article 14 of the constitution. The supreme court actually maintained the equal means absolute. मेंटेन इक्वलिटी मीन. तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होएगा अमंग द इक्वल सी. अमंग द इक्वल द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वल and should be equally administered. Okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हम सारे जानते हैं कि ये हमारे 6 हैं. okay. नेक्स्ट है विच ऑफ द वन द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय Dr. B.N. Rao Ambedkar has the heart of the soil of the constitution. तो इसका आंसर होता है राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीरियड अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जो इनका पीरियड है उनकी एज लिमिट है. इसका आंसर है सी, 6 ईयर और 65 ईयर्स एज विच एवर इज़ द अर्लियर. मतलब ये पहले भी हो सकते हैं या उससे पहले. तो विच ऑफ द फ्लोइंग रीड्स इज ए बुलवर्क ऑफ द पर्सन ऑफ फ्रीडम. तो पर्सन ऑफ फ्रीडम की से रिलेटेड रीड कौन सी है? तो यह हमारी हैबियस क्रॉप्स. नेक्स्ट है द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इक्वल बिफोर लॉ एंड द प्री डोमिनेंस of the legal spirit are the base principle of the doctrine. तो हमारा इसका आंसर होएगा डॉक्ट्रिन रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का ही शासन. द नेक्स्ट है द रूल ऑफ द लॉ एंथिसिस ऑफ arbitrariness of the civilization society. It has become the regarding into mark of a free society. It seeks to maintain the balance between the opposite of the individual liberty and public order. This was obtained by the whom in the famous habeas corpus in case of इसके मतलब किस केस में ये वर्डिंग कही गई थी. ये वर्डिंग सॉरी ये किस जस्टिस ने दी गई थी.
तो इसका आंसर है जस्टिस एच आर खन्ना। ओके, मैक्सिमम डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इट डेलीगेट कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is the predominated based upon the UN General Assembly resolution due to the negotiable in इसमें कहा गया है, तो ये हमारा क्यों कहा गया डी नन ऑफ दिस। ओके, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इररिलेवेंट फैक्ट अंडर द एविडेंस एक्ट, इनमें से कौन सा इररिलेवेंट फैक्ट है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी द फैक्ट विच मेक द अदर रिलेवेंट फैक्ट हैज़ ए हायर प्रोबेबिलिटी। द टेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस, तो टेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस होता है हमारा कैपेबल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर क्वेश्चन एंड गिवन रैशनल आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन एक्सप्रेशन ऑफ द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस, तो सीधी सीधी बात है, इसका क्वेश्चन सॉरी आंसर होता है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज ए ट्रिटी हैज ए प्री मैरिज इफ द अभिजात इफ कम्युनिकेशन कब कही गई हो, तो इसका आंसर होगा बी was made during the marriage even the without the promise of the confidentially। okay? Leading question can be asked even the without permission of the court during, तो लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे हम हिंदी में जीरा भी कहते हैं। ओके, एविडेंस मीन्स क्या होता है, देखिए एविडेंस मीन्स है फैक्ट इंट्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, एंड फैक्ट इन इशू, तो हमारा जो फैक्ट इन इशू होएगा वो होएगा हमारा necessary fact to arrive or determine the right liability and immunity। relevant facts भी हमारा होएगा फैक्ट लीगली relevant to any fact in issue। द टर्म दो द लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये हमारा कौन से सेक्शन में आता है, ये आता है हमारा सेक्शन 2 सपोज ए में 1 में सॉरी, ठीक है। द टर्म ले ऑफ हैज़ बीन द डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये हमारा आता है ए में सेक्शन 2 के में, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1926 में। ओके, द टर्म मिनिमम वेज हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय, तो सीधी सी बात है तो इसका आंसर बनेगा द मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है। द मिनिमम वेज एक्ट ये हमारा कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1923 में। ओके, द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड, तो ट्रेड यूनियन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, रिकोगनाइजेशन ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कर, रिकोगनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज द jurisdiction ऑफ पर्सन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फॉरेन कोर्ट अंडर द सेक्शन 2 सब 5 ऑफ द CPC मीन्स, इसका मीन्स होएगा बी द कोर्ट situated outside of India, the authority of the government of India। Okay, the judgment under the 2 की सब 9 मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है द स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिग्री। प्रिंसिपल ऑफ द रेस्ट जब जस्टिस प्रोवाइडेड, प्रिंसिपल रेस्ट एजुकेशन प्राइवेट होता है सेक्शन 10 ऑफ CPC। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जुडिशियल हैज द कंटेन इन द सेक्शन 11 ऑफ द CPC इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम, तो हमारा इसका आंसर होगा
क्वेश्चन सी, नेमो डिबेट हिज द वैक्सीन प्रोजून इरेक्टियम कोस एंड इंटरस्टोर रिपब्लिक एट द 6 फीट फाइंस लिटनो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिशियल अप्लाई। ये हमारा अप्लाई कब होता है? तो ये होता है बिटवीन को डिफेंडेंट एंड बिटवीन को प्लांटी। तो इसका आंसर बनेगा सी, बोथ ए एंड बी। वैलिडिटी ऑफ द फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द CPC। ओके, तो ये हमारा होता है इन ए सिविल कोर्ट ओनली। अंडर द सेक्शन 15 ऑन द CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट। ये हमारा कब हो सकता है? तो ये हमारा होता है एवरी सूट द कोर्ट ऑफ द लोअर ग्रेड पर। ओके, एक्स रहता है दिल्ली में। ओके, पब्लिश स्टेटमेंट डिफॉर्मेशन टू वाई इन कलकत्ता। वाई कैन स्यू एक्स एट। तो इसका आंसर होता है आइदर दिल्ली आइदर कलकत्ता। A suit of the damage of the breach of the contract can be filled which place, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, ए एंड बी। ओके, तो 58 है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ही हमारी होगी इट इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Okay. 60 has a general rule of an agreement made without consultation। तो हमारा इसका आंसर होगा void। The contingent agreement based on a impossible event under the section 36 हम किसके अंदर आएगा? ये हमारा होगा हमारा void। The consensus adding means हमारा इसका मीन्स होता है मीटिंग ऑफ द माइंड अपॉन द फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस। ओके, द फेमस चार्ली वाज द कॉर्बिट स्मॉल बाल 1963 का जो हमारा केस है हाई कोर्ट ब्लेंड। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ये किससे है? ये हमारा है ये रेटेड एक्टेड अपॉन inadvertency of the consideration does not make the contract। इसका आंसर होगा हमारा void। A jurist in the personam means the right against the specific person। Exposure of the goods by the shopkeeper। इसका आंसर है A, offer for the sale। ओके, नेक्स्ट है हमारा 67 an agreement to remain the unmarried is valid, void, voidable या अनफॉर्फिटेबल। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा void। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन फोर्स एट द लॉ। तो एक एग्रीमेंट कब इन फोर्स होता है लॉ के द्वारा? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर होना चाहिए। तो ये हमारा होएगा मिस्टेक बाय द फैक्ट वन पार्टी नहीं, मिस्टेक द फैक्ट बोथ पार्टी नहीं, मिस्टेक फाइंड द वन पार्टी तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, 70 क्वेश्चन है, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाई। ये वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाई कब होता है? ये होता है ए एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्स बाय द लॉ। जब कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स ना हो। ओके, ए प्रपोजल व्हेन द एक्सेप्टेड बिकम्स। एक प्रपोजल कब एक्सेप्टेड हो जाता है? और ये हो जाता है प्रोमिस में अंडर जो हम आता है सेक्शन 2B के। ऑफर अंडर द सेक्शन 2A इस ऑफर अंडर 2A सेक्शन किसके अंडर आती है? तो इसका आंसर होएगा सी, विलनेस टू डू द अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट टू ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द एंड द अदर देयर टू। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस इसका आंसर होगा हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सटेंड टू द जम्मू सॉरी होल ऑफ इंडिया सर जम्मू कश्मीर नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड वेयर द असिस्टिंग नो स्टैंडर्ड एंड द ऑफसेटिंग द डैमेज, ये भी सही है। ओके, where the aggrieved party can the adequate compensation of the money in the will get only the degree for the damage and the not the recourse to, नहीं ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अंडर सेक्शन 7 सूट मे बी द फॉर द रिकवरी फॉर द स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी और द अल्टरनेटिव कंपनसेशन, नहीं ये बिल्कुल सही है। ओके, compensation. Under the section 2, compensation is the not adequate relief to the plaintiff for the loss of the article and relieve the paying on the injunction restraint to the defendant from the depositing of the article otherwise injury conceal for the return or the same। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो इसका आंसर देगा सी, ए एंड बोथ। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882, unborn person acquires vested interest on the transfer for his benefit under the transfer of the property act। तो हमारा ये किस में आता है, ये हमारा होता है ए अपॉन हिज पर। ओके, अंडर द सेलिंग ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट डील किससे करता है, गिफ्ट ऑन योर की गिफ्ट, तो ये हमारा किस करता है सेक्शन 127। ओके, नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, ये का ये आता है, ये हमारा फोर्स में आता है 1 मार्च 1882 में। नेक्स्ट है द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। नेक्स्ट ये हमारा डिफाइन की ये किया गया है सेक्शन 30 में। ओके, नेक्स्ट है द एक्सिस्टेंस ऑफ द स्टैच्यू लिमिटेशन ड्यू टू, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑल ऑफ द अबव। आप वीडियो पॉज करके ये सारे पढ़ सकते हैं। ओके, लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल, लिमिटेशन जो एक्ट है हमारा वो हमारा सिविल सूट पे ही हमेशा एप्लीकेबल होगा। अपॉन द फेलियर ऑफ द होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग इन द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल बी, ये हमारा होएगा ₹100 डे ऑफ द डिफॉल्ट। ओके, फ्री ट्रांसेबिलिटी शेयर इज द मैंडेटरी, तो किसमें होते हैं, तो ये हमारा होता है दोस्तों पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ओके, द मोमेंटम ऑफ द एसोसिएट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल हैज़ द पर, हमारे पर टेबल के हिसाब से ये होते हैं टेबल बी में। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोजेस फ्रॉम द मेमोरेंडम एसोसिएट कैन नॉट बी अमेंड, जो मेमोरेंडम में अमेंड नहीं किया जा सकता, तो सीधी सी बात है इसका इसका आंसर होएगा सॉरी ये नंबर है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव क्लॉजेस। ओके, इन आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंसेस विच द डन बाय द चाइल्ड अंडर, मतलब अगर कोई बच्चा अपराध कर रहा है तो वह अपराध नहीं किया गया यदि उसकी जो एज है वो एज है हमारी 7 ईयर। ओके, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द वैलिडिटी कोशिश दैट ऑफ इफ डिफेंस विच ऑपरेशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, तो ये जो हमारा है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, इसका हमारा आंसर होगा ए कि रीजनेबल कॉशन अपेरेंसेस दैट विल बी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है अंडर द सेक्शन 498A क्वालिटी मीन्स इंक्लूडिंग
इसके मीनिंग्स होता है सी, फिजिकली एंड मेंटली। कौन सा अपराध जब प्रिपरेशन करता है अपने आप में, तो इसका आंसर है बी, डकैती। ओके। इन the S Govinda and the point the distinction between the two provision of the IPC here existing। तो ये जो केस है इसके ये कौन कौन से सेक्शन के बीच में है, तो ये हमारा सेक्शन 299 एंड 300। A has sexual intercourse with his wife age about the 14 years and with her consent। एक कमिटमेंट, तो ये क्या, तो क्या ये कोई ऑफेंस नहीं है, जो ऑफेंस ऑफ रेप है, या फिर इंटरकोर्स विद ओपन वाइफ इज नॉट रेप, या फिर इसके अंदर डी है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑफेंस ऑफ द रेप। ओके। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो डेली लेके आता रहूँ। थैंक यू।